नमस्कार दर्शक मित्रों, चंचल न्यूज़ के खास प्रोग्राम डॉक्टर की डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ रचना उपाध्याय। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक मेडिकल सब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि ग्रीन गार्डन में ग्रास पे पैदल चलना ये सब चिकित्सा पद्धति है और इससे इलाज भी अब संभव हो गया है, जिसमें आप खेल खेल के माध्यम से अपना इलाज करा सकते हैं। आज हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, जिससे निजात पाने के लिए वह आमतौर पर दवाइयों का सेवन करते हैं। लेकिन उनके लिए यह जानना जरूरी है कि दवाइयाँ जहाँ पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, वहीं उसके अधिकतम सेवन से वह शरीर के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। इसलिए आज मेडिकल क्षेत्र में निरंतर होते संसाधन के चलते हुए कुछ बीमारियों से निपटने के लिए विकल्प खोज लिए गए हैं, जिसमें बिना दवाई, मलहम पट्टी और इंजेक्शन का उपयोग किए व्यक्ति को उचित उपचार दिया जा सकता है। और यह तकनीक है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी उपचार की एक नवीन विद्या है, जिसने मेडिकल क्षेत्र में आज एक अलग स्थान बना लिया है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है फिजियोथेरेपी, और उसके लिए जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ चंचल न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजकिरण टीकू, जो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कार्डियोपल्मोनरी है। उसके साथ ही चाणक्य स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी में प्रिंसिपल है और 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग एंड क्लिनिकली। तो सबसे पहले तो डॉक्टर राजकिरण जी, आपका चंचल न्यूज़ के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिजियोथेरेपी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी की जब हम बात करते हैं तो देखा जाए ये एक तरफ से बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। फिजियोथेरेपी मैं बात करूं, इंडिया में जब आया 1952 के आसपास इंडिया के अंदर आया। उससे पहले ये फॉरेन कंट्री में ज़्यादा चलता था। तो 1952 के अंदर ये इंडिया में आया। सबसे पहले मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। जब पोलियो आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पे मुंबई में स्टार्ट हुआ। फिजियोथेरेपी को अगर हम देखें तो बात करें तो एक तरीके से जिसको हम कहते हैं भौतिक चिकित्सा इन द सेंस आपका फिज़िकल थेरेपी। हम इंडिया में फिजियोथेरेपी बोलते हैं, बट आउट ऑफ कंट्रीज़ में, अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में ये फिज़िकल थेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो फिज़िकल जो हम बात करते हैं वो आता है हमारे फिज़िकल एजेंट्स। जैसे जो हमारे बच्चे हैं 11-12 में फ़िज़िक्स पढ़ते हैं या 9-10 से फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि फ़िज़िकल एजेंट्स क्या हैं। फ़िज़िकल एजेंट्स हमारे जितने भी हीट, कोल्ड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशंस, ये सब चीज़ें फ़िज़िकल के अंदर आती, फ़िज़िकल एजेंट्स में आती है। तो इसी के मीन्स के ऊपर जो फिज़िकल थेरेपी का ट्रीटमेंट है वो पूरा डिसाइड होता है। तो इसमें मेनली हमारे 2 भाग आते हैं। एक हमारा इलेक्ट्रोथेरेपी आता है, इलेक्ट्रोथेरेपी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फिज़िकल थेरेपी, और एक एक्सरसाइज सिस्टम ऑफ फिज़िकल थेरेपी। जिन दोनों को मिला के पेशेंट का फंक्शनली मोबाइल करना, फंक्शनली इंडिपेंडेंस उनकी मेंटेन करना, उनका मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेंटेन करना, और एक इंडिपेंडेंट लेवल पे लेके आना आफ्टर एनी टाइप ऑफ इंजरी। तो जो एक ब्रॉड विषय में बोल सकते हैं जिसको हम फिज़िकल थेरेपी कहते हैं। तो मेन इसमें किसी भी तरह का कोई भी दवाई का यूज़ नहीं होता, किसी भी तरह की कोई ड्रग्स का यूज़ नहीं होता, कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं होता। सिर्फ अपने फिज़िकल एजेंट्स के थ्रू और एक्सरसाइजेस के थ्रू हम पेशेंट का अलग अलग कंडीशंस के अंदर उपचार करते हैं, जिसमें हड्डी, नसें, मांसपेशी, जोड़ से रिलेटेड जितनी भी तरह की तकलीफ़ें हैं वो इसमें कवर अप होती हैं। साथ में न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड कंडीशंस हैं, जैसे कि दिमागी तौर से अगर किसी को कोई बीमारी हुई है, उसमें अगर पैरालिसिस होता है, लकवा होता है, उसके अंदर फिजियोथेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। छोटे छोटे हमने बच्चे देखते हैं जो सीपी चाइल्ड होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी, जो जन्म के वक्त या जो रोते नहीं हैं या आगे वाले टाइम के साथ साथ उनका जो विकास है एक नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं होता है। जेनेटिकली जो कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या ऑफ स्प्रिंग्स की वजह से उनको वो चीज़ें आई हैं उनके माँ बाप की वजह से। तो उनके लिए उन कंडीशंस के अंदर फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जिसके अंदर सक्सेसफुल ट्रीटमेंट उनको मिलता है। साथ ही साथ आगे जितना डेवलपमेंट हुआ है फिजियोथेरेपी का, एक अपने कार्डियोपल्मोनरी के अंदर, या जो हमारे हृदय से रिलेटेड रोगों के अंदर भी है, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिला है। अस्थमा, सीओपीडी के अंदर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो एक वास्ट ब्रांच है कि हर जगह पे इसका उपयोग होता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस के बारे में कुछ बताइए और उनके यूजेस क्या होते हैं? मेनली फिजियोथेरेपी की एक तरह से हम देखे जाएँ तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो कॉमनली प्रैक्टिस में हो रही हैं, अभी यूज़ होती हैं। एक तो ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी है, जिसको मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी कहते हैं। मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी के अंदर हमारी हड्डी, नसें, मांसपेशियाँ, जोड़, स्नायु से लगती तमाम तरह की तकलीफ़ें जो हैं नॉन ट्रोमेटिकली
बगैर चोट लगे हुए इमरजेंसी कंडीशंस के अलावा, उसके अलावा जितनी भी तरह की तकलीफ़ें हैं वो फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं। तो ये एक तरह का एक लार्जर ग्रुप ऑफ एरिया कवर करता है फिज़ियोथेरेपी का, मस्कुलोस्केलेटल फिज़ियोथेरेपी, जिसके अंदर ऑर्थोपेडिक कॉमनली फ्रैक्चर के बाद, जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि फ्रैक्चर के बाद कॉमनली अगर किसी का घुटने का फ्रैक्चर हुआ है या कंधे का फ्रैक्चर हुआ है या एल्बो का फ्रैक्चर हुआ है, वो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो उनको ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है, तो ऑपरेशन होता है। उसके बाद उनको रेस्ट के लिए बोला जाता है, प्लास्टर कास्ट में रहते हैं। तो जैसे ही वो रेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद उसकी मोबिलिटी को वापस गेन करना और उसकी जो मांसपेशियां हैं उसमें ताकत वापस लेके आना, सो दैट कि जो वो काम पहले करता था वो वापस दोबारा कर सके। तो ये जो पूरा का पूरा उसका जो पीरियड है, जब से फ्रैक्चर उनका स्टेबलाइज हुआ से लेके जब तक वो वापस अपने काम पे नहीं आएगा, ये जो टोटल ड्यूरेशन है ये फिज़ियोथेरेपी का पीरियड रहता है। तो उसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट के साथ उनका कंसल्टेशन, वो ट्रीटमेंट अगर फॉलोअप लेते हैं, टाइम पे लेते हैं, तो उनकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाती है। अगर वो इसमें थोड़ा सा डिले करेंगे तो रिकवरी होने के चांसेस और थोड़े से डिले हो जाते हैं। और सेम उसी तरह से ये ऑर्थोपेडिक कंडीशंस के अंदर जैसे रिप्लेसमेंट्स होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट होते हैं। कॉमनली देखा जाता है कि पेशेंट्स को दर्द होता है, घुटनों की तकलीफ़ होती है ओल्डर एज में, तो उनके रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। तो रिप्लेसमेंट के बाद फिज़ियोथेरेपी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ आप रिप्लेसमेंट करने के बाद ऐसा नहीं कि हमने, जैसे पेशेंट्स को बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि हमने रिप्लेसमेंट करा लिया, अब हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी आपको फिज़ियोथेरेपी 1-2 महीना कराना पड़ता है ताकि आपकी जो रिकवरी है वो फास्टर हो सके। तो मस्कुलोस्केलेटल फिज़ियोथेरेपी के अंदर वो लार्जर एरिया में कवर अप होता है। उसके बाद जो क्लिनिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो है हमारा न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में कॉमनली हमने देखा है कि जैसे किसी पेशेंट को स्ट्रोक होता है या इन्फार्क्ट होता है या हेमरेज होता है ब्रेन के अंदर, तो उनका पैरालिसिस का कंडीशन हो जाता है, एक साइड उनका लकवा हो जाता है। तो मेडिसिन्स के साथ साथ फिज़ियोथेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी रिकवरी के लिए। तो यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है फिज़ियोथेरेपी का पेशेंट्स के लिए। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर स्ट्रोक हो गया, आपके पार्किंसोनिज्म डिजीज़ हो गई, आपकी मायोपैथीज़ कंडीशन हो गई, न्यूरोपैथीज़ कंडीशंस हो गई, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं न्यूरोलॉजिकल के अंदर भी जहाँ फिज़ियोथेरेपी कराना ज़रूरी है। उसके अलावा हमारे कार्डियोपल्मोनरी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट है फिज़ियोथेरेपी का। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना का फेज़ चल रहा है, कोविड का फेज़ चल रहा है, तो इसके अंदर भी जो कोरोना का स्ट्रेन है सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करने के बाद जो पेशेंट की ब्रीदिंग की कैपेसिटी है, जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके अंदर भी फिज़ियोथेरेपी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे पेशेंट्स को चेस्ट फिज़ियोथेरेपी देनी पड़ती है, कार्डियक फिज़ियोथेरेपी देनी पड़ती है, सो दैट उनका जो पल्मोनरी सिस्टम है, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो सके। तो हमने अभी देखा भी है कि गुजरात के अंदर जितने सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं गवर्नमेंट के अंदर हैं या हमारे स्टूडेंट्स हैं, इंटर्न्स हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको डेप्यूट किया गया है अपने कोविड की ट्रेनिंग के लिए कि किस तरह से पेशेंट्स को देखना है और फिज़ियोथेरेपी के कैसे हेल्प कर सकता है कोरोना के पेशेंट्स को रिकवर करने में। तो इस रोल में भी जो फिज़ियोथेरेपी है काफ़ी उपयोगी है। साथ साथ हम लोगों ने देखा है कि जीरियाट्रिक कंडीशंस के अंदर जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, अपने जीरियाट्रिक पेशेंट्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, तो उनके जो तकलीफ़ें जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ती हैं, जॉइंट वगैरह पेन में तो है ही, साथ साथ उनका जो चलने का पैटर्न है वो बिगड़ जाता है, रिकरेंट फॉल होते हैं, बैलेंस प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी फिज़ियोथेरेपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेम उसी तरह से पीडियाट्रिक कंडीशन, छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो जन्म से ही विकलांग होते हैं या जन्म से ही, जैसे सेरेब्रल पैल्सी कॉमन कंडीशन है न्यूरोलॉजिकल पीडिया के अंदर, जैसे बच्चा पैदा होता है अगर वो टाइम पे नहीं रोता तो उसके जो दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता तो वो एरिया उसका ख़राब हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी जो ग्रोथ है उसकी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं हो पाती, थोड़ा डिले डेवलपमेंट में आ जाता है। उसी तरह से ऑटिज़म के बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं, ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले हैं, मायोपैथीज़ के बच्चे हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर भी बच्चों को फिज़ियोथेरेपी देना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों का एक जगह पे अपना एक रोल है, बट हर चीज़, हर काम मेडिसिन नहीं कर पाती, उसके लिए आपको फिजिकल थेरेपी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो ब्रॉडर एरियाज़ है कवर होते हैं। उसके साथ साथ वुमेन हेल्थ में भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है इन द केसेस ऑफ प्री एंड पोस्ट नेटल इन द प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि जो अभी आजकल का जो हमने ट्रेंड देखा है कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ज़्यादा नहीं है, मोस्टली सीजरियन सेक्शन ज़्यादा होता है, तो उसमें फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से उनकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो, और डिलीवरी होने के बाद भी
पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेज आती हैं, किस तरह से उनकी जो फास्टर रिकवरी है वो अच्छी हो सके विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी। तो काफ़ी ब्रॉडर एरियाज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ फिजियोथेरेपी का रोल इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब एज अ कैरियर देख लेते हैं कि फिजियोथेरेपी में कैरियर कैसे बनाते हैं। ओके, फिजियोथेरेपी देखा जाए तो एक तरह के डॉक्टरी प्रोफेशन है। तो इसमें एंट्री के लिए सबसे पहले बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होता है, जो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारा क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो +2 साइंस बायोलॉजी के साथ चाहिए, कि अगर किसी स्टूडेंट ने +2 साइंस बायोलॉजी के साथ किया है और पास है तो वो डायरेक्टली एडमिशन फिजियोथेरेपी में ले सकता है। तो फिजियोथेरेपी में लेने के बाद हमारा पूरा ये जो करिकुलम है वो 4.5 वर्ष का होता है, 4.5 ईयर्स का प्रोग्राम होता है, जिसमें 4 ईयर्स एकेडमिक करिकुलम रहता है, पढ़ाई रहती है, और 6 महीने का इंटर्नशिप रहता है। तो अगर हम लोग कच्छ की बात करें तो कच्छ में एक ही हमारा कॉलेज है, चाणक्य कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो 2016 में स्टार्ट हुआ था, और हमारा जो कॉलेज है चाणक्य कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है, ये अपना गुजरात स्टेट काउंसिल ऑफ फिजियोथेरेपी से अप्रूव्ड है, गुजरात सरकार से मान्यता प्राप्त है, और कच्छ यूनिवर्सिटी के साथ संलग्न है। तो एंट्री के लिए सिंपली आपने अगर 12 साइंस बायोलॉजी के साथ पास किया है तो आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर प्रोफेशन में एंटर कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स करके आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन सकते हैं। अगर सर आपने फिजियोथेरेपी में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आपको कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है? सबसे पहले अगर हमने फिजियोथेरेपी कंप्लीट कर ली है, हमारा कोर्स ड्यूरेशन पूरा हो चुका है, तो जैसे मैम आपको अभी याद हो, हमारे मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टैगलाइन दिया थी, आत्मनिर्भर। तो सबसे पहले हमारा यहीं पे आ जाता है कि हम ऐसा कोई कोर्स करें जो हमारे को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दे या हम आत्मनिर्भर बने। तो ये ऐसा कोर्स है कि जिसमें अगर आप नहीं चाहें जॉब करना तो आप खुद अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं। तो सबसे पहली बड़ी बात इसमें ये मिलती है कि अगर हमको जॉब कहीं नहीं करना है या अगर हमारे जॉब करना पसंद नहीं है, कॉमनली हमने देखा है कि गुजरात के मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी कोई पास आउट किसी ऑप्शन में से आते हैं तो जॉब करना पसंद नहीं करते, सब अपना सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय का आपको चांस मिलता है, आप अपना खुद का क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, साथ में आप अपना फिटनेस सेंटर भी खोल सकते हैं। क्या कुछ एक आध सर्टिफिकेट कोर्सेज अलग अलग आप करके, एरोबिक्स में करके या योगा में करके या डाइट एंड न्यूट्रिशन में करके आप अपना एक अच्छा सा सेटअप, एक स्टूडियो डेवलप कर सकते हैं फिजियोथेरेपी का, और प्रैक्टिस करके आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज हर एक हॉस्पिटल के अंदर, हर एक सेंटर के अंदर, हॉस्पिटल में, या वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या CHC लेवल का हो या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, तो सब जगह पे फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी मेडिकल कंडीशन या सर्जिकल कंडीशन होने के बाद फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम भी अपने आप को प्रॉपरली एनालाइज करें तो हमको भी कहीं ना कहीं फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट है। तो आप हॉस्पिटल्स में ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए, नहीं तो आप किसी भी डॉक्टर्स के साथ, ऑर्थोपेडिशियन के साथ, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ अपना सेटअप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे करने का, किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में। स्पोर्ट्स के अंदर, हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आज हर एक जो टीम है स्पोर्ट्स का, जितने भी हमारे गेम्स हैं, उसमें कंपलसरी रखा है गवर्नमेंट ने कि आपका एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। कोई भी हम लोग पहले तो बहुत मेन स्पोर्ट्स के अंदर होता था, जैसे क्रिकेट में देखा जाता था, बट आज के टाइम पे हर एक जो भी आप स्पोर्ट्स ले लें, टेनिस ले लें, बास्केटबॉल ले लें, बैडमिंटन ले लें, फुटबॉल ले लें, हर एक स्पोर्ट्स के अंदर एक फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट, तब तक उस टीम को अप्रूवल नहीं मिलता। तो अगर बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो वो इस फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर वो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में क्या मैचेस के लिए उनको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना पड़ता है, इंटरनेशनल खेलना पड़ता है, नेशनल खेलना पड़ता है, तो उस प्रोफेशन को भी वो डेवलप कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी वो अच्छा करियर बना सकते हैं। उसके अलावा अपना अगर हेल्थ एंड फिटनेस में किसी को इंटरेस्ट है तो हेल्थ एंड फिटनेस में जा सकते हैं, कि आजकल बहुत सारे जो इंटरनेशनल जिम्स हैं, नेशनल जिम्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी एक तरीके से बहुत बड़ा ऑप्शन बच्चों को मिलता है कि अगर वो फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसके बाद वो इस फील्ड में भी जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज़ कि अगर वो अब्रॉड जाना चाहते हैं, सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ कि अगर वो आगे बाहर जाना चाहते हैं या अब्रॉड पढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अपनी जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, आप USA देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, तो वहाँ के अंदर स्किल प्रोफेशन में फिजियोथेरेपी रिकॉग्नाइज्ड है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो प्रोफेशन को कम करते हैं, तो यहाँ से रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा आती है। तो वो वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम देके, लाइसेंस एग्ज़ाम देके वो वहाँ पे अपना करियर सेटअप कर सकते हैं। तो बाहर
कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो अच्छा प्रॉस्पेक्टिस डिमांड है, तो बच्चे वहाँ पे जाके कर सकते हैं, अपना फील्ड बना सकते हैं करियर। जैसे कि दर्शक मित्र डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपने फिजियोथेरापी में डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है तो आप किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक में एज अ फिजियोथेरापिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी फिजियोथेरापी में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डॉक्टर साहब, आप दर्शक मित्रों को फिजियोथेरापी के बारे में और क्या सजेशन देना चाहोगे? फिजियोथेरेपी के बारे में मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा आपको हड्डी, नसें, मांसपेशी, जोड़ से तरह की किसी भी तरह की तकलीफ़ अगर आपको लगती है तो एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट से आके ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे पास जो चिकित्सा पद्धति है वो बगैर किसी दवाई के हम लोग यूज़ करते हैं। हम कोई मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, जिस तरह मैंने बताया कि हम लोग फिज़िकल मीन्स के थ्रू यूज़ करते हैं। शायद लोगों को पता भी होगा, पहले के ज़माने में जो बुज़ुर्ग औरतें होती थी, कभी चोट लग जाती तो कहती थी कि आप गर्म पानी का सेक करो या गर्म चीज़ से सेक करो। तो वो गर्म चीज़ से सेक करने का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट इसके अंदर आता है, बट उस टाइम पे वो चीज़ पता नहीं था कि वो गर्म चीज़ करने से उस जगह पे होगा क्या, उस एरिया पे होगा क्या। अगर हम किसी जोड़ में गर्म सेक करते हैं तो वहाँ की मांसपेशियाँ उनको आराम मिलता है, उनकी वहाँ की नसें खुल जाती हैं, खून का दौरा बढ़ता है। जो भी यहाँ चोट के कारण वहाँ पे कोई भी अनवांटेड मटीरियल जमा हुआ है या ख़राब चीज़ जमा हुई है, वो वहाँ से रश आउट करती है, तो रिकवरी प्रोसेस बढ़ती है और आराम मिलता है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे एज ए साइंटिफिकली प्रूवन उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो पेशेंट की रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आते हैं, अगर उन्हें लगेगा कि हाँ आपकी कंडीशन को देख के, आपको इन्वेस्टिगेट करके, इवैल्यूएट करके, डायग्नोज करके कि आपकी ये जो कंडीशन है वो फिजियोथेरेपी में इनिशियली ट्रीटअप नहीं हो सकती है, तो वो आपको ज़रूर आगे रेफ़र करेंगे कि आप एक बार ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन लीजिए या आपको इस डॉक्टर से मिलना है, ये स्पेशलिटी में जाना चाहिए। उसके बाद बेशक वो आपको वापस रेफ़र करेंगे कि आप आ जाइए फिजियोथेरेपी में। तो इससे क्या है कि आपको आपकी जो कंडीशन है उसका प्रॉपर आपको एक संक्षेप में पता चलेगा कि किस कंडीशन से आपको इफ़ेक्ट हुआ है और किस तरह से आपकी रिकवरी होगी और किस जगह पे आपको प्रॉपरली जाना चाहिए। क्योंकि कॉमनली हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स उनका कंटिन्यूसली पेन होता रहता है, वो जब तक वो मेडिसिन खाते हैं वो पेन उनको सबसाइड होता है, बस जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाता है वापस पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो हमारे को सोल्यूशन के ऊपर काम करना है, जड़ के ऊपर काम करना है, तो किस तरह से वो कंप्लीट हो सकता है, हमको उस फेज़ में जाना चाहिए। तो मैं यही एक सलाह दूंगा सभी को कि अगर आपको ऐसा कुछ फील होता है तो एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास ज़रूर जाके एक बार कंसल्ट करें। डॉक्टर राजकिरण जी, चंचल न्यूज़ के स्टूडियो में आके फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चंचल टीम की, न्यूज़ की टीम की मैनेजमेंट का, साथ में सभी मेंबर्स का कि उन्होंने यहाँ बुलाने का मुझे मौका दिया और मैं अपने बारे में फिजियोथेरेपी के बारे में लोगों को बता पाया। थैंक यू सो मच। तो दर्शक मित्र, ये थी फिजियोथेरेपी के बारे में चंचल न्यूज़ के स्टूडियो में की गई बातचीत। आशा है कि आपको फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी और मार्गदर्शन मिल चुके होंगे। इस तरह से सर्वप्रथम चंचल न्यूज़ के माध्यम से शारीरिक और मानसिक समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। आप अपनी समस्याओं के बारे में चंचल न्यूज़ के खास प्रोग्राम डॉक्टर डायरी के द्वारा उसका प्रचार पा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप द्वारा भी बता सकते हो। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9427613257। तो फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।